हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। इस चैनल में आपको रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग यूपी पीजीटी के सिलेबस को भी कवर करते हैं। आपको अभी जो क्लासेस हो रही हैं इसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 11 का आपका जितना भी चैप्टर है, दोनों बुक ही पार्ट 1 पार्ट 2 का कंप्लीट हो चुका है। आपका क्लास 12 का हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है भारतीय समाज। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज है चैप्टर नंबर 4, वो है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में, आपका प्लेलिस्ट में देखिएगा टारगेट बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी और यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी, वहाँ पे जाके जितने भी क्लासेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैं एक जगह पे करती हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं सारे क्लासेस को। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थंबनेल में, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप रहेगा। नोट्स के साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सोशियोलॉजी की कीवर्ड्स मिलेंगे। कीवर्ड्स का मतलब हुआ कि इसमें मैंने खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर उसको बनाया है कि आप सिर्फ वर्ड पकड़ के पता कर लीजिए कि कौन से समाजशास्त्री का है। तो वो जो 200+ आपको कीवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। 2000+ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ अब आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, 1 महीना के बाद होने वाला है, तो उस समय में जितने भी पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम का लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, जहाँ पे हम लोग डेली टॉपिक वाइज टेस्ट को उसमें अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का एक होमवर्क भी होता रहेगा और ऐसे पता भी करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग टैकल कर सकेंगे। तो चलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। देखिए चैप्टर में ही क्या बोल रहा है कि बाजार जो है ये क्या है, एक सामाजिक संस्था के रूप में। कैसे ये समाज की संस्था के रूप में, ठीक है, इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कर रहे हैं, तो मैं जितने भी मटेरियल आप लोग को बोलूँगी, जितने भी टॉपिक बताऊंगी, जितने भी आपको डाटा बस, वो सिर्फ इस एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। ठीक है, बोला जा रहा है कि आमतौर पे हम लोग क्या जानते हैं कि बाजार क्या होता है। तो बाजार में हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान पे वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बाजार बोला जाता है। ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो दैनिक बोलचाल की भाषा में बोला जा रहा है बाजार शब्द का अर्थ विशेष बाजार हो सकता है। जैसे हम जान सकते हैं कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन के पास आपको कोई बाजार देखने को मिल जाए, कहीं ग्रामीण इलाके में जो साप्ताहिक बाजार लगता है वो हो जाए, या फिर कोई एक ऐसा जगह हो जाए जहाँ पे लोगों का संग्रह होता हो, लोग आते हैं और अपनी चीज़ों को थोक बाजार के रूप में, थोक विक्रेता के रूप में, थोक वस्तुओं के रूप में बेचते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। बोला जा रहा है कि बाजार का शाब्दिक प्रयोग जो किसी विशेष जगह लोगों के जमावड़े या बाजारी जो प्रक्रियाएं हैं क्षेत्र का चित्रण करता है। ठीक है, ये क्या होता है, बाजार होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, उसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में बाजार जो है वो किस प्रकार से हमें मदद कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों में
के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर की राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उस टाइम का जो समय था उसको कैसा समय बोला है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था का समय बोला जा रहा है। बोल रहा है आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्री जो थे, कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्री का नाम क्या था? एडम स्मिथ। इससे आप क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2.0 में भी पूछा है, 3.0 में भी पूछा है। ठीक है, और आपका यूपीपीसीटी के एग्जाम में भी पूछा है। एडम स्मिथ जो थे, उनकी जो किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक इनकी है, तो एडम स्मिथ की है। स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि बाजारी अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बातें बताई थी, उसको समझाने का प्रयत्न किया था और बताया था कि ये एक आदान प्रदान का एक लंबा क्रम है। ठीक है, जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि बाजार जो है और जो बाजार और अर्थव्यवस्था है वो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में क्या है? तो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है कि देखिए, कोई भी जो व्यक्ति है जो बाजार में आ रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई भी कार्यशील और स्थिर जो भी व्यवस्था है इसके अंतर्गत बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों की लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। इस बल को एडम स्मिथ में क्या कहा है? तो अदृश्य हाथ कहा है। ठीक है, क्या कहा है? अदृश्य हाथ कहा है। देखिए, अदृश्य हाथ को क्या है, किस चीज को कहा है, इसको समझने का हम लोग को जरूरी है कि बाजार हम लोग क्यों जाते हैं। कोई भी क्रय वस्तु करने के लिए जा रहे हैं, तो क्रय वस्तु करने से क्या हो रहा है? हमें एक लाभ मिल रहा है। तो हमें जो लाभ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को भी क्या कर रहा है कि लाभ पहुंचा रहा है। तो कोई एक शक्ति है, कोई एक अलौकिक शक्ति है जो लाभ पहुंचा रही है, तो वो अलौकिक शक्ति ही क्या कर रही है? अदृश्य हाथ है। तो एडम स्मिथ ने बताया कि अदृश्य हाथ के विचार को इस तर्क के रूप में प्रयोग किया जाए कि जब बाजार में व्यक्ति स्वयं लाभ के अनुसार काम करता है तो समाज को हर तरफ से फायदा होता है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। व्यक्ति जब अपना व्यवसाय में लाभ कर रहा है, अपना लाभ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने साथ ही साथ अपने सोसाइटी का, अपने समाज का भी कहीं ना कहीं लाभ कर रहा है। और ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को वो बढ़ाता है तो बढ़ाने के फलस्वरूप क्या होता है? उसको और अधिक समृद्धि मिलती है, उसको और अधिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि एडम स्मिथ ने खुले व्यापार का समर्थन किया है। खुला व्यापार अगर आपको मिलता है, आप एक जगह से दूसरे जगह जाकर आप अपने अनाजों का, आपका जो भी साधन है जिसको भी आप बिक्री कर रहे हैं उसको आपको एक बाजार मिलेगा। ठीक है, कोई बंदिश नहीं रहेगी कि हाँ इसी जगह पे आपको बेचना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो आपका लाभ है वो अधिक प्राप्त होगा। इसलिए वे बोलते हैं कि एडम स्मिथ ने खुले व्यापार का समर्थन किया, एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो। उन्होंने खुले व्यापार को क्या बताया कि ये एक ऐसा प्रकार है, ये एक ऐसा नीति है जो कि क्या है कि खुला है, जिसमें किसी भी प्रकार का पाबंदी आपको देखने को नहीं मिलता हो। तो इस आर्थिक दार्शनिकता को फ्रांसीसी भाषा में लेजे फेयर भी कहा गया है, जिसका अर्थ है बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए या हस्तक्षेप नहीं किया जाए, यानी खुला व्यापार। ठीक है, तो लेजे फेयर की अवधारणा किसने दी है? तो आपके एडम स्मिथ ने दी है। ठीक है, लेजे फेयर
की अवधारणा। देखिए इस बार आपका जो एग्जाम में था एडम स्मिथ के बुक से क्वेश्चन पूछा था 3 पॉइंटों में। हो सकता है कि अदृश्य हाथ के बारे में पूछ ले, या फिर लेजे फेयर के बारे में पूछ ले कि लेजे फेयर की अवधारणा किनकी है या इसका अर्थ है क्या है। तो ये क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ है बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए या हस्तक्षेप नहीं किया जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, लेजर फेयर बोला जाता है। एडम स्मिथ ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इसकी कितनी श्रृंखला थी, तो इसकी उन्होंने 5 श्रृंखला, ठीक है, 5 एडिशन में इन्होंने इस अपने बुक को लिखी थी, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई कि कैसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था में तार्किक स्वयं लाभ आर्थिक संबंधी जो समृद्धि है उसको बढ़ावा दिया जाता है। ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो इतना तो हो गया। अब बोला जा रहा है कि इतना दूर तक हम लोग एडम स्मिथ के बारे में पढ़े। अब है कि समाजशास्त्री इस विचार को यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज में रची बची है, ठीक है। अब हम लोग जो समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, समाज के अंतर्गत रहते हुए समाज एक ऐसी मतलब व्यवस्था है जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, सभी इसके अंतर्गत संस्थाएं, समितियां, सब कुछ मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था भी इसके अंतर्गत है ही, इसके बाहर की नहीं है। अगर बात की जाए तो जो इसके उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, बोल रहा है कि आप समाज के अंतर्गत भी देखिएगा कि जो बाजार लगते हैं, जो आदिवासियों का बाजार होता है वो साप्ताहिक बाजार के रूप में भी आप देख सकते हैं, या फिर कोई पारंपरिक व्यापारिक समुदाय है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके लिए जो कि क्या कर रहा है, बाजार कर रहा है। इसके लिए जो उदाहरण दिया गया है वो है छत्तीसगढ़ का जिला बस्तर का धोड़ाई गांव का आदिवासी बाजार। तो आपको पूछ सकता है कि धोड़ाई गांव का आदिवासी बाजार है वो कहाँ पे लगता था, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो धोड़ाई गांव था वो किस प्रकार का बाजार था, तो आदिवासी साप्ताहिक बाजार था, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसमें बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने का है कि बोल रहा है कि ग्रामीण भारत में एक कम तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कहीं कहीं बाजार भी देखने को मिलेगा, जिसका एक आवधिक उदाहरण है पशु बाजार। जैसे सोनपुर, बिहार का जो सोनपुर मेला होता है, तो वो सोनपुर मेला क्या है, वो पशु बाजार है। वहाँ पे पशुओं का खरीद बिक्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है आवधिक बाजार। अगर आपको पूछ दे कि आवधिक बाजार का तात्पर्य क्या होता है, 4-5 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो आवधिक बाजार का मतलब होता है विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को जोड़ता है एवं उन्हें बृहद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कस्बों एवं महानगरीय केंद्रों से जोड़ता है, ठीक है। उसको आवधिक बाजार बोला जाता है, ठीक है। क्या है आवधिक बाजार? विभिन्न स्थानीय बाजार है, जो क्षेत्रीय बाजार है, उसको किसके साथ जोड़ रहा है, बड़े बाजारों के साथ जोड़ रहा है। तो वो क्या कहलाता है, आवधिक बाजार का रहता है। हम लोग साप्ताहिक बाजार, मासिक बाजार तो जानते हैं। अब आवधिक बाजार बहुत सारे जो होंगे उनको ये वर्ड जो होगा ये नया समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इस पर से बोलते हुए बहुत कुछ इसमें दिया गया। फिर बस्तर जिला में एक साप्ताहिक, छत्तीसगढ़ में धोड़ाई बाजार साप्ताहिक बाजार है, आदिवासियों का। उसी प्रकार से बस्तर जिले में आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर में धोड़ाई, ठीक है। और उसी प्रकार से बस्तर जिले का एक साप्ताहिक बाजार का अध्ययन किया गया है। इस जिले में गोंड आदिवासी रहते थे। जो आदिवासी समूह रहते थे वो कौन समूह थे, तो गोंड थे। आदिवासी बाजार तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर समूह बोल रहे कि कौन से समूह के थे, तो वो गोंड समूह के थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक थिंकर के बारे में बोला गया है कि जो एल्फ्रेड गेल हैं, उन्होंने 1982 में जैसे मानव विज्ञानी, इन्होंने धोड़ाई का अध्ययन किया था। हम लोग तो धोड़ाई गांव के बारे में पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला था उसका जो धोड़ाई गांव था, तो वहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता था।
वहाँ पे गोंड आदिवासी था, लेकिन उसका अध्ययन किन्होंने किया था? तो एल्फ्रेड गेल ने 1982 में किया था। किसने किया था? तो 1982 में एल्फ्रेड गेल ने किए थे। ठीक है, यहाँ पे एक और आपको शब्द देखने को मिलेगा, मौद्रीकरण। ठीक है, मौद्रीकरण का मतलब क्या होता है? मौद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? अगर आपको पूछ दे तो व्यापार में रुपए पैसे का जो प्रयोग होता है, ठीक है, व्यापार में रुपए पैसे का जो प्रयोग होता है उसको क्या कहा जाता है? मौद्रीकरण कहा जाता है। ये सब शब्दावली है, कभी कभी शब्दावली से भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे एक और है, आपका राज्य के बारे में बात की गई है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नाकर टारो, ठीक है, या नाटुका टाई चट्टियार नाकटर, ये जो जाति थी उसका भी अपना एक बाजार था। ठीक है, ये तो नाकटारो अगर बोलेगा तो वो कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। यहाँ पे आपको एक पुस्तक के बारे में दी गई है, कास्ट एंड कैपिटलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? तो रुडनर की है। 1994 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, बोल रहा है बाजार का सामाजिक संगठन, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय, जो परंपरा से चलती आ रही है व्यापारिक समुदाय, उनके संदर्भ में बोला जा रहा है कि देखिए हमारा जो भारत की अगर बात की जाए तो इसमें ऋग्वेद से ही आपको वर्णों की व्यवस्था देखने को मिली है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य जो है वो 4 वर्णों से एक है और इसका जो व्यापार है, ठीक है, उसका जो रोजगार है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैश्य के अंतर्गत आपको बनिया भी देखने को मिलेंगे जो कि उत्तरी भारत में मिलते हैं। तो ये सब पारंपरिक व्यापार से जुड़े हुए हैं। जैसे ग्वाला हुए तो वो पारंपरिक व्यापार से जुड़े हुए हैं। इन सभी के बारे में बोला जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब पारंपरिक तो व्यापार चल ही रहा है, लोग कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, सेवा ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विभिन्न, जब राजा महाराजा आते रहते हैं, अंग्रेज आते रहे, तो उनके व्यापार में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? उपनिवेशवाद भी आया। तो जब उपनिवेशवाद आया तो बाजारों को क्या हुआ कि एक नया माहौल मिला, नया बाजार मिला। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि लोग अपने पारंपरिक व्यापारों को छोड़कर अन्य अन्य व्यापारों की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, जो जिस परंपरा के अपना पारंपरिक व्यवसाय से जाने जाते थे उससे बाहर के वो जाने लगे कि अलग व्यापार जिसमें उसको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होने लगी वो होने लगा। और जब आपका क्या बोलने के लिए गए कि जब ये आया, कौन सा उपनिवेशवाद आया, तो समाज के अंतर्गत ऐसे बहुत से चीज़ें थी जो कि पहले बिक्री के योग्य नहीं थी, अब वो बिकने लगी, जिसको कि क्या बोला जा रहा है? पन्नीकरण बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? पन्नीकरण। पन्नीकरण से क्वेश्चन आया था ना। पन्नीकरण क्या होता है? तो पन्नीकरण का मतलब होता है कि वैसी वस्तुएं जो पहले बिक्री योग्य नहीं थी लेकिन अब बिक्री योग्य हो गई हैं, उसको पन्नीकरण बोला जा रहा है। पहले क्या था, हमारा जो भारतीय परंपरा है इसमें जब रिश्ता तय किया जाता था तो घर के परिवार के सदस्य के ही कोई रिलेशन में रिश्ता लगाया जाता था। अब रिश्ता कहाँ देखा जा रहा है? तो marriagebureau.com में जो मैट्रिमोनी साइट होता है उसमें आपका रिश्ता देखा जा रहा है। वहाँ पे लड़का लड़की का मैच करके शादी हो रहा है। उसके बाद पहले क्या था कि कोई किसी को भी सलाह देता था, किसी से भी किसी को सलाह, अगर किसी समस्या के बारे में, किसी समाधान के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी से वो सलाह ले सकता था। लेकिन अब क्या है कि अब आप किसी से सलाह भी लेने के लिए जाएंगे जिसको कंसल्टेंट बोला जा रहा है, तो उसके लिए आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे सलाह लेने के लिए तो डॉक्टर पैसा ले लेगा, आप वकील के पास जाइएगा सलाह लेने के लिए तो वकील आपसे पैसा ले लेगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो चीज़ें
पहले कोई सोच सकता है कि ये सब चीज़ें सलाह को आप खड़ा हो जाइए रोड पे, आप कुछ भी कीजिए, आपको 10 आदमी आ जाएंगे सलाह देने के लिए, फ्री में ही सलाह देने लगते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब ये सब चीज़ें भी बिक्री हुई हो गए हैं। साथ ही साथ कभी जो प्राचीन काल में बात कीजिए या फिर हमारे ही दादा परदादा से आप पूछिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब पानी को बेचा जाएगा, लोग पानी को खरीद के पिएंगे? ये चीज़ कोई सोच सकता था? लेकिन अभी क्या है कि इन सभी चीज़ों को भी हो रहा है समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी को क्या बोला जाता है, पन्नीकरण या कोमोडिटिसेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये शब्द जो आया है आपका इसी बुक से ही है, कहीं बाहर से नहीं आया, आपको क्वेश्चन जो देखने को मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे राजस्थान का पुष्कर मेला की बात की गई है, जहाँ पे दूर दराज से लोग अपने पशुओं का बेचने खरीदने आते थे। ठीक है, पुष्कर मेला कब लगता है? तो कार्तिक महीना में लगता है। ये फिर आपका सोनपुर मेला, ये सब चीज़ों के बारे में बोला गया है। और कुछ आपके पुस्तकों के बारे में है, जैसे इमाइल दुर्कheim की पुस्तक का नाम है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, आपका मेलिनोवस्की का एबॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, उसके बाद रुडनर का, डेविड रुडनर का कास्ट एंड कैपिटलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, इन सभी के बारे में बोला गया। तो इस चैप्टर में आपका यही बातें जो थी वो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। एनसीईआरटी देखिए क्या करता है ना, ये आपका एक बेस तैयार करता है, आपको बेसिक देता है कि हाँ ये चीज़ है। अब इसको आपको फिर और डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, तो बाजार पढ़े तो वस्तु विनिमय प्रणाली आ गई। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा सिद्धांत है, मेलिनोवस्की ने क्या दिया है, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।